नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 20 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 189 है, तो फॉर ए बी सी का मान बताइए। तो इधर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये मैं लिख लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इक्वल टू होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में ये मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और प्लस में आ जाएगा 3abc। तो अभी इधर से मेरे को क्या क्या मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी मेरे को मालूम है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे को मालूम है। तो इधर मेरे पास क्या नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस ये वाली टर्म नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं यही निकालूंगा। तो ये कैसे निकलेगी मेरी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, तो ये 36 इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 और प्लस में आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए। इधर से इसको लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 4 और ये 2 से ये 4 कटेगा तो क्या बचेगा 2। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2 आई है, तो मैं इधर 2 रख देता हूँ और इधर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू रख देता हूँ। तो ये कितना आया 189 और इक्वल टू किसके हो जाएगा 6 और इंटू में 32 और ये हो जाएगा माइनस में 2 और प्लस में 3abc इधर लिख लेता हूँ। तो इधर से अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 30 और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 और उधर लेके जाऊँगा 189 माइनस 180 तो कितना बचेगा, तो मेरा बचेगा 9 इक्वल टू 3abc के। तो इधर से 3abc की वैल्यू क्या आई मेरी निकल के, 3abc इक्वल टू है 9 और इधर से abc की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी आ जाएगी 3। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 4abc की वैल्यू बताओ, तो इंटू 4 कर देता हूँ इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दिया होगी यदि 5√3 प्लस √75 इज इक्वल टू 17.32 है तो 14√3 प्लस √108 का मान ज्ञात करें। तो इधर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5√3 और प्लस में √75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5√3 और इक्वल टू किसके है 17.32। इसको ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10√3 और इक्वल टू होगा मेरा 17.32 और इधर से इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है तो मेरा क्या हो जाएगा 14√3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6√3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 20√3। तो ये क्या है 10√3 की वैल्यू ये है और ये निकालने की इसकी वैल्यू है 20√3 की। तो ये इसका कितने गुना है 2 गुना है, तो इसका भी मैं सिंपली 2 गुना कर देता हूँ तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 20√3 की, तो मेरा हो जाएगा 34.64। तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा है 34.64, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दिया होगी ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ए और इधर लिख लेता हूँ बी। ये कितने दिन में करता है 12 दिन में और ये 18 दिन में, तो टोटल काम में मान लेता हूँ दोनों का एलसीएम 36। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3 और इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आई 2। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम पूरा किया। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3 और प्लस में 2 5 और 4 दिनों में कितना करेंगे तो 20 काम कर देंगे। तो ये माइनस कर देता हूँ, कितना बच गया 16 काम बच गया। अभी क्या बोला उन्होंने कि इसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। वो बोल रहा है कि जो बी था उसको हटा दिया और उसकी जगह सी को लेके आ गए, तो फिर ए और सी ने जो बचा हुआ काम वो 4 दिन में किया। तो 4 दिन में करेंगे तो अपन में 4 करूंगा तो एफिशिएंसी आएगी निकल के, तो मेरा 4 आया। ये किसकी एफिशिएंसी है, ये ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी इधर से 3 थी, तो इधर 3 लिख लेता हूँ। तो कितनी बची 1 बची, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास 1 आई। तो उसने क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा कि सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये टोटल काम कितना था मेरे पास 36 और इसका 50% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी कितनी है सी की 1 है। तो कितने दिन में कर देगा 50% काम को वो 18 डेज में करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकटवर्ती सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाया गया है। और क्वेश्चन में मेरे से पूछा कि ऐसे कितने घंटे हैं जिनके दौरान कारों की संख्या सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुजरने वाले कारों की औसत संख्या से कम है। तो इधर ये क्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ द डे, ये घंटे दिए हुए हैं इधर, और इधर दिए हुए हैं नंबर ऑफ कार्स। तो उसने पूछा कि 7 से 12 बजे तक, तो 7 इधर है, तो यहाँ से लेके 12 तक ये कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। अभी इनका एवरेज मेरे को निकालना है, तो वो स्टार्टिंग से ही 5 से डिवाइड कर देता हूँ सभी को। 105 को करूंगा तो क्या आएगा मेरा 21, 130 को करूंगा तो मेरा 26 आएगा, और 115 को करूंगा तो ये मेरा 23 आएगा, और 95 को करूंगा तो ये मेरा 19 आएगा, और 45 को मैं 5 से करूंगा तो 9 आएगा। तो सभी को ऐड कर लेता हूँ मैं, 9 9 18, और 9 27, और 1 28, 8 2, और 1 3 2 5 2 7, और 2 9, तो ये कितना है मेरा 98। अभी बोल रहा है कि 98 से कम, किस किस घंटे में 98 से कम कार गुजरी है। तो कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है मेरा 95, और एक कौन सा है मेरा, एक है मेरा 45, और एक है मेरा 70। तो ये कौन कौन से घंटे हो गए, 6 से लेके 7 बजे तक ये वाला मैं ले लेता हूँ, और इधर क्या था 10 से लेके 11 बजे तक ये वाला मेरे को लेना पड़ेगा, और 11 से लेके 12 बजे तक ये 3 घंटे हैं जिसमें 98 से कम कार गुजरी है। तो एक बार मैं अपना ऑप्शन देख लेता हूँ, ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1, 6 से 7, और 10 से 11, और 11 से 12। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किया है। तो ये ग्रेड बी है मेरा, और ये ग्रेड सी है। इधर कितने परसेंट है 24%, और यहाँ पे कितने परसेंट है 27%। तो कितने ज्यादा छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किया है, 3% छात्रों ने। तो टोटल कितने थे 1800, तो 1800 का 3% क्या हो जाएगा, तो 1800 इंटू 3/100, तो ये मेरा आ जाएगा 54। इतने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किया है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3, 54। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी के आय और व्यय को दर्शाता है, और ये कितना है करोड़ों में दिया हुआ हमें। तो बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि वर्ष 2017 और 18 में किए गए कुल व्यय और वर्ष 2015 और 16 में हुई कुल आय के बीच का अंतर रुपए करोड़ में कितना है। तो 17 और 18 देखूंगा सबसे पहले मैं, ये 17 है और ये 18 है। तो इसमें मेरे को क्या देखना है, कुल व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मेरे को देखना है। तो ये कौन सा है, ये रेड वाला है। तो इधर कितना है 300 है, और इधर है 325। तो टोटल मिला के कितना हो गया 625 हो गया मेरे पास। अभी मेरे को 15 और 16 देखना है। तो 15 और 16 यहाँ पे है। तो इसमें मेरे को क्या देखना है, कुल आय। तो आय कौन सी है, ये ब्लू वाली है। तो इसमें कितना है 280 है, और इधर 325 है। अगर मैं दोनों का ऐड करूं तो ये मेरा दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा 605 आ जाएगा। तो अभी उन दोनों का डिफरेंस मेरे को बताना है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, मतलब 20 करोड़ का डिफरेंस मेरे पास आया। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया होगा निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों ए बी सी डी और ई में युवाओं की संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या क्या है। तो युवा कौन से हैं, ये वाले हैं। तो 5 राज्य कौन से हैं, ए बी सी डी और ई। तो इधर से मैं इनको सभी को ऐड कर लेता हूँ, और क्या करूंगा मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ लास्ट में एवरेज निकालने के लिए। तो इधर कितना है 12, और इधर कितना है 8, ये हो गया 20 इधर से। तो इधर कितना है 11.5, और इधर मेरा है 10। तो ये मेरा कितना हो गया 21.5, और 9 इधर था, और 9 ऐड कर लेता हूँ। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 0.5 और 0 और 5। तो मेरे पास आ गया 50.5। तो मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो मेरा क्या आ जाएगा 10.1, और ये मेरे को लाखों में दिया हुआ है। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको मैं। तो इंटू में 1 लाख, तो ये कितनी जीरो आ जाएंगे 5। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 101 और 40 इधर से, क्योंकि ये दशमलव से 1 0 कट गई। तो ये मेरा आंसर आया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मैं देख लेता हूँ, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ कि यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो 1 - cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा और पूरे का होल स्क्वायर
और +1 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मैं एंगल 45 डिग्री पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 45 डिग्री रखने से ये वाला और ये वाला ऑप्शन सेम हो जाएंगे और ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ और इसकी भुजाई में मान लेता हूँ 3 है और ये 4 है और ये 5 है। इधर मैं थीटा मान लेता हूँ कि ये एंगल मेरा थीटा यहाँ पे है, तो इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ अभी। तो इसमें कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4/3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3/4 आ जाएगी और पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में 1 है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा -1/3 और ये मेरा आ जाएगा 1/4 और इसका पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में 1। और अगर मैं इसको फिर सोल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 1/9 और इंटू में 16 और ब्रैकेट बंद और प्लस में आ जाएगा मेरा 1। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 16/9 और प्लस में 1। तो ये मेरा आया 25/9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इस ट्रायंगल में 5/3 मेरा क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा और इधर स्क्वायर है तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया होगी एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है। तो मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में जो मैं वस्तु को बेचता था वो मेरी 100 है, तो मैं सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ स्टार्टिंग वाला मेरा 100 है। अभी बोल रहा है कि उसके 70% पर बेचा जाए, तो अगर मैं 70 में बेच देता हूँ तो क्या होता है 10% की हानि होती है। तो ये 70 जो 90% की वैल्यू है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा सीपी आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ इंटू 100 और अपॉन में 90, तो 0 से 0 कट हो जाएगी। तो मेरा आया 700/9। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा आया सीपी। अभी वो बोल रहा है कि अगर उसको मूल विक्रय मूल्य पर बेच दिया जाता तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, अगर मैं इसको इतने में बेच देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये मेरा सीपी है ये मेरा एसपी है। तो इसमें से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा 900 - 700/9। तो मेरा हो गया 200/9। मतलब इतना प्रॉफिट मेरे को होगा 200/9 का। और कितने पे होगा, सीपी पे होगा 700/9 पे। तो अपन में लिख लेता हूँ 700 और बटे में 9 और इंटू 100 कर देता हूँ। तो 9 से 9 कट होगा और 2 0 से 2 0 कट होंगी। तो अभी क्या है मेरा 200/7%। तो इतना प्रॉफिट होगा मेरे को। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं दिया होगी एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो मतलब एक्चुअल अंक कितने थे 57 थे, उसकी जगह पे 95 लिख दिए। तो कितने ज्यादा लिख दिए 38 ज्यादा लिख दिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में कितने की वृद्धि हुई 0.95 की। और टोटल वृद्धि कितनी हुई थी 38 की। तो टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 38/0.95। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 95 और इंटू में 100, ये दशमलव को हटा के। तो इसको अभी मैं कट करूंगा तो 19 पे कट होगा, 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, 5 से कट होगा तो कितना आ जाएगा 20। तो मेरा हो गया 40। मतलब उस कक्षा में 40 विद्यार्थी थे। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया होगी एक घन के पिंड विकर्ण की लंबाई। पिंड विकर्ण होता है मेरा बॉडी डायगोनल, ये वाला की उसकी लंबाई दी हुई है 8√3 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना है, उसने वॉल्यूम पूछा मेरे से क्यूब का। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है घन का √3a, इसके इक्वल दिया हुआ है 8√3। तो इधर से a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है a क्यूब। और अगर मैं 8 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, या तो इस वाले को चेंज करूंगा या इस वाले को चेंज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 sin स्क्वायर 28 लिख सकता हूँ और प्लस में 5 cos स्क्वायर 28 और माइनस में 21 और अपॉन में ऐसे ही मैं इधर से इसको चेंज कर लेता हूँ कोस में। तो मेरा हो जाएगा 7 sin स्क्वायर 35 और प्लस में 7 cos स्क्वायर 35 और प्लस में 1। तो अभी इधर से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर 28 प्लस में cos स्क्वायर 28, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है।
तो इंटू 1 और माइनस में 21 और अपन में क्या आ जाएगा 7 कॉमन ले लेता हूँ इधर से, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 मेरी, तो 1 लिख लेता हूँ और प्लस में 1। तो इसको सॉल्व करके मेरा क्या आ जाएगा -16 और ये अपन में मेरा आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करके मेरा आएगा -2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 और प्लस में ये मेरा क्या हो जाएगा 7 और 3 10, तो ये मेरा हो जाएगा 10/7 और डिवाइड में। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा फिर मैं इसको सोल्व करके ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 8/5 और इंटू में 5/4 और इंटू में क्या था ये मेरा आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो 5 से 5 कट होगा, ये 4 से 2 पे कट होगा। तो अपन में क्या आ जाएगा मेरा, अभी अपन में मेरा आ जाएगा, सबसे पहले मैं दोनों को सोल्व करूंगा। इधर से मेरा आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, तो मेरा आ जाएगा 8/3 और इंटू में डिवाइड को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये पलट जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा और इंटू में 5/6 और प्लस में 14। तो अभी 4 से ये कट होगा 2 पे, 3 से कट होगा 3 पे, तो 6 से 3 और 2 कट जाएंगे, तो बचा कितना नीचे 5 + 14, तो नीचे क्या बच गया मेरा 19 बच गया। तो अभी मैं ऊपर वालों को सोल्व कर लेता हूँ। तो अभी ऊपर वालों को अगर सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 3/2 और प्लस 10/7, इधर क्या था डिवाइड था, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इंटू में 1/2 और इंटू में 7/3। तो 7 से 7 कट होगा इधर और ये 2 से 5 पे कट होगा, तो क्या बचेगा इधर 3/2 और प्लस में 5/3। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 3 3 9 और 10 19 और बटे में 6 और अपन में क्या था पहले ही 19 था, तो 19 लिख लेता हूँ। तो 19 से 19 कट होगा, तो क्या बचेगा 1/6 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी एक समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q = 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर ये 90 डिग्री है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा एंगल Q। तो इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ R। अभी उसने दिया कि A और B क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु है। ये PQ का मध्य बिंदु A है और PR का मध्य बिंदु B है, तो दोनों को मैं मिला देता हूँ इधर से। यदि PQ = 16 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो जाएगा इधर और ये 8 हो जाएगा, और QR = 30 सेंटीमीटर, तो QR इधर से 30 हो गया इधर से मेरा, और PR = 34 सेंटीमीटर, ये हो गया 17 और ये हो गया 17। तो समबलम ABRQ का परिमाप कितना है, तो ये कितना है ABRQ, इसका परिमाप मेरे को बताना है। तो थेल्स प्रमेय का यूज हो गया, ये क्या हो जाएगा AB मेरा, इसका हाफ हो जाएगा QR का, क्योंकि थेल्स प्रमेय से ये इसके हाफ होती है और इसके पैरेलल होती है। तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो इसका परिमाप मेरे को बताना है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो 15 और 8 23 और 7 30 और 10 40 और 30, ये हो गया मेरा 70। तो इसका परिमाप जो मेरा आया वो आया 70। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया होगी PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और PQ वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा सर्कल है और PQ इसका व्यास है। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और इधर R पॉइंट हो जाएगा मेरा और इधर S पॉइंट हो जाएगा। तो मैं सभी को आपस में मिला लेता हूँ, तो मेरी एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगी PQR और S। तो अभी उसने क्या दिया है कि एंगल RPQ 23 डिग्री है, तो RPQ ये वाला एंगल है, ये 23 डिग्री है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो उसने मेरे से पूछा क्या है कि एंगल PSR का माप, तो इस एंगल का माप मेरे से पूछा है। तो ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल और प्लस में इस एंगल के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 113 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6 8 और 15 प्रत्येक से विभाज्य है। तो इसको हम ट्राई ऑप्शन से देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिया होगा कि 15 से डिविजिबल है, तो वो 3 और 5 से डिविजिबल होगी। तो इधर से मैं देख लेता हूँ 5 से कौन कौन सी डिविजिबल होंगी, तो ये वाली और ये वाली तो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। और इसने क्या दिया होगी 6 और 8 से भी डिविजिबल है, तो मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगी अगर 6 और 8 से है, तो ये वाली 2 से नहीं होती डिविजिबल। तो एक ही ऑप्शन बच गया मेरे पास,
ऑप्शन नंबर 4 3600 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6, 8 और 15 सभी से डिविजिबल है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया होगी 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करेगी। ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि ए का अमाउंट है कुछ और 1 प्लस में r/100, ये कितने साल के लिए है? 8 साल के लिए है। ये किसके इक्वल है? बी की राशि और इंटू में 1 प्लस r/100 और ये कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए है। तो ये 8 कितने पे कटेगा? इधर से कट जाएगा तो ये इधर 2 बचेगा, तो इधर से बी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो a/b मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा, इधर r क्या है? इधर मैं 10 रख देता हूँ तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो मेरा आ गया 11/10 और उसका स्क्वायर, तो मेरा आ गया 121 और बटे में 100। मतलब जो उनकी राशि थी इस रेशियो में है, तो भी 66,300 रुपये को मेरे को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 221 आ जाएगा। और 66,300 कैसे आएगा? इसको अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा 66,300 आ जाएगा। तो मैं दोनों को 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 300 और इंटू 300। तो इधर से बी की राशि कितनी आई मेरी? 30,000 आई है और इधर से ए की राशि मेरी कितनी आई है? 36,300 रुपये आई है। तो ऑप्शन नंबर कौन से है ऐसे मेरे? ये है ऑप्शन नंबर 4, ए इज इक्वल टू 36,300 और बी इक्वल टू 30,000। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ कि 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। तो ये इधर मेरी दीवार है और ये है जमीन इधर, और यहाँ पे लगी हुई है एक सीढ़ी। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 3.5 मीटर दी हुई है। तो अभी क्या दिया हुआ है? यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये एंगल मेरे को दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो दीवार की ऊंचाई मीटर में क्या है? तो ये लेंथ मेरे को बतानी है कि ये कितनी है। तो 30 के सामने क्या होता है? 1, और इधर ये कितना होता है? 2, और ये होता है मेरा √3। तो इधर 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 की वैल्यू मेरे पास है 3.5। तो मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 1.75 मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया होगी एक चतुर्भुज ABCD पर एक परिवृत्त निर्मित है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इसका। तो सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने और इसके अंदर मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये मेरा D पॉइंट है। तो अभी क्या दिया हुआ है कि एंगल DAB इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल DAB ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री। और एंगल ADB इज इक्वल टू 35। इधर से मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये वाला एंगल मेरे को 35 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल CDB, इधर से CD और B, ये वाला एंगल मेरे को दिया हुआ है 40 डिग्री। तो उसने मेरे से क्या पूछा है कि एंगल DBC का माप ज्ञात करें। तो एंगल DBC कौन सा है? DBC ये वाले एंगल की माप मेरे को बतानी है। तो मेरे को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर इधर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। और अभी अगर मैं ट्राइंगल BC और D में देखूं तो तीनों का योग कितना होना चाहिए मेरा? 180। तो इधर 40 है और इधर 80 है, तो दोनों का ऐड करके कितना होगा? 120। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? इधर से 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया होगी यदि 4a - 3b = 1 है और ab = 1/2 है, जहाँ a > 0 है और b > 0 है, तो 64a³ + 27b³ का मान क्या है? तो इधर से ये किसका क्यूब करके आया होगा? 4a और इसका पूरे का होल क्यूब और प्लस में 3b पूरे का होल क्यूब। इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है? प्लस में है। तो सबसे पहले मेरे को 4a + 3b निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देता हूँ। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? ये मेरा आ जाएगा 16a² और प्लस में मेरा आ जाएगा 9b² और माइनस में 4 × 12 = 24। ab किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से ab क्या है? 1/2 है। तो इधर से इसको कट करूंगा तो ये 12 आ जाएगा और इधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो इधर से 16a² और प्लस में 9b²। इसकी वैल्यू मेरी क्या आई? ये आई मेरी 13। तो अभी अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 4a + 3b का, तो 4a + 3b का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये सेम आ जाएगा मेरा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 13 है और प्लस में क्या आ जाएगा? 24ab। तो ये 24ab लिख लेता हूँ। ab की वैल्यू कितनी है? 1/2।
तो इसको अगर मैं 1/2 लिख देता हूँ इधर, तो ये 2 से कट होगी कितना आएगा 12 आएगा। तो इनको ऐड करूंगा तो 25 आएगा, और इधर से 4a प्लस 3b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो अभी मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 4a प्लस 3b, और इंटू में हो जाएगा 16a² और प्लस में 9b² और माइनस में हो जाएगा 12ab। तो मैं सभी वैल्यूज रख देता हूँ इसमें। 4a प्लस 3b की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 13 निकाली थी, तो 13 और माइनस में ए पी की वैल्यू क्या है 1/2, इसे कट हो गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आएगा -6। तो इधर से आएगा मेरा 5 इंटू 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 35। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं दिया होगी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए = 68 डिग्री है। यदि त्रिभुज का अंत्य केंद्र आई है तो एंगल BIC का माप क्या है। तो ये मेरी ट्रायंगल है ABC, ये इधर मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए है, इधर B पॉइंट है और इधर C पॉइंट है। और अंत्य केंद्र क्या होता है, कोणों के समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वो अंत्य केंद्र होता है। तो इधर से एंगल मेरे को दिया हुआ है ए 68 डिग्री, तो इधर से ये आई पॉइंट मान लेता हूँ वो यहाँ पे है अंत्य केंद्र। तो इधर से मैं इसको मिला देता हूँ और इधर से इसको मिला देता हूँ, तो ये वाला एंगल मेरे को बताना है। तो ये वाला एंगल मेरा क्या होता है कि एंगल BIC इसके इक्वल होगा 90 प्लस एंगल A/2 के। तो A/2 मेरा कितना हो जाएगा 34। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 124 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मैं दिया हुआ कि दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो दोनों शहरों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी आई मेरे पास, d = स्पीड इंटू टाइम। तो मेरी आ गई 350 किलोमीटर। तो अभी उसने क्या पूछा कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए। तो पहले कितना टाइम लगता था 7 घंटे, तो 2 घंटे मेरे को बचाने हैं। तो ये डिस्टेंस मेरे को कितने घंटे में कवर करनी है 5 घंटे में। अगर मैं इसको 5 घंटे में कवर करूंगा तो मेरी स्पीड क्या आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो उसने बोला कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए, तो पहले कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बाद में कितनी होगी 70, तो कितनी बढ़ेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगी वो चालू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मैं दिया होगी ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो इधर से मैं डी को 100 मान लेता हूँ, तो डी मेरा 100 है इधर से। तो उसने क्या बोला है कि सी डी से 20% अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा मेरा 120 हो जाएगा। तो अभी उसने बोला कि बी सी से 40% कम है, तो बी की वैल्यू क्या दी हुई है 40% कम सी से, तो मतलब इसका 60% हो जाएगी। तो मेरी कितनी हो जाएगी 72। तो अभी उसने बोला कि ए बी से 25% अधिक है, तो 25% कितना होता है 1/4, मतलब ये बी से 1/4 ज्यादा है, इसका 1/4 कितना होगा 72 का 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 और प्लस में 18, तो ये मेरी आ गई 90। तभी मेरे से उसने पूछा कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो डी यहाँ पे कितना है 100 है और ए मेरा आया है 90, तो ये से कितना कम है 10% कम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया हुआ कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था। अगर मैं उनके प्रॉफिट के रेशियो को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा पूंजी का रेशियो आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ इधर ए है, इधर बी है और इधर सी है। तो उनके लाभ का अनुपात क्या था मेरे पास 9:8:11 था, और उनका टाइम कितना कितना दिया हुआ है 4 महीने ए का है और 6 महीने बी का है और 18 महीने सी का है। तो तीनों का एलसीएम क्या है नीचे वाली टर्म का 36 है, तो मैं तीनों को 36 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इंटू 36 और इंटू 36 और इंटू 36। तो ये कितने पे कट होगा 2 पे कट होगा, ये 6 पे कट होगा और ये 9 पे कट होगा। तो पूंजी का रेशियो आ जाएगा, ये मेरा आया 81, इधर से मेरा आया 48 और इधर से मेरा आया 22। तो ये अनुपात में है, तो ये किसका अनुपात है मेरा, ये उनकी पूंजी का अनुपात है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं दिया होगी एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट नहीं दी जाती तो उसे 2480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो इधर कितना दिया हुआ है 31%,
और इधर रुपए में दिए हुए मेरे को 2480, तो इधर से 31% की वैल्यू क्या दी हुई है, इजिकल टू हो जाएगा 2480 के। तो उसने क्या पूछा है कि पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, मतलब 31% उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसने कितने का भुगतान किया होगा, 69% का। तो इधर से मेरे को 69% निकालना है। तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 80 गुना है। तो इसका 80 गुना कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 69 को, तो मेरा आ जाएगा 0, और इधर से आएगा ये मेरा 2, 7 बच गया, तो 8 6 48, 48 और 7 55, तो मेरा आ गया 5520 रुपये। मतलब उसने उसको 5520 रुपये में खरीदा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।